और हर बार एक नया रीज़न देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई एक रीज़न काम करता है। कभी उनका ऑप्शनल रह जाता है या कभी उनका जीएस रह जाता है या एसए रह जाता है या फर्स्ट टाइम जो मेंस अपना लिखते हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस होता है मेंस क्लियर करने का। कैसे अच्छी चीज़ है? क्योंकि आप ये देखो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो कहीं न कहीं आप मई में देते हो, तो बच्चे काफ़ी टाइम तक एक सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। ख़ासकर जिसका फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकल जाता है। जो ट्रिनिटी है उसमें सबसे पहले आता है आपका ईईओ ट्रिनिटी यानी हेलो एंड वेलकम टू द पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में मोस्टली एस्पिरेंट जो हैं अपनी मेंस की तैयारियों में लग चुके हैं। बट मेंस की तैयारी शुरू करें, ठीक है, मेंस की तैयारी में हम लोग रहें, बट उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, एक ट्रैप के बारे में पता होना चाहिए। वो ट्रैप है मेंस लूप। यानी कि हमने देखा होगा कि जनरली एक प्रीलिम्स का लूप काम करता है, ठीक है। कई सारे बच्चे बार बार प्रीलिम्स देते हैं बट उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, वो अलग। उसी तरीके से एक मेंस का भी लूप काम करता है जहां पर बच्चे हर साल मेंस लिखते हैं बट कहीं ना कहीं उनका मेंस जो है वो क्लियर नहीं होता है और हर बार एक नया रीज़न देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई एक रीज़न काम करता है। कभी उनका ऑप्शनल रह जाता है या कभी उनका जीएस रह जाता है या एसए रह जाता है या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक लूप में होते हैं, एक मेंस के लूप में होते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो विजिबल होती है हमें फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वालों के केस में। वो फर्स्ट टाइम के मेंस के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो मेंस अपना लिखते हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस होता है मेंस क्लियर करने का। इसके इसके पीछे ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम मेंस लिखते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन चांस होता है यूपीएससी मेंस। आपने देखा होगा कई सारे रैंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने टॉप रैंक हासिल करी 1 2 3 और उन लोगों ने फर्स्ट मेंस में फर्स्ट प्रीलिम्स में अपना पूरा प्रोसेस एक बार में क्लियर कर लिया और सिलेक्शन ले लिया। फाइनली उन्होंने ट्रेनिंग ली और आज वो सर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि क्यों फर्स्ट टाइम जब आप अपना मेंस लिखते हो, फर्स्ट टाइम अपना अटेम्प्ट देते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस है निकलने के, क्योंकि आपके पास कोई बैगेज ऑफ फेलियर नहीं होता है। आपने जब मेंस लिखने जाते हो ना तो आपके माइंड में कोई ऐसा फेलियर रीज़न नहीं होता है। मतलब जब आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आपके मन में जाता है कि क्या मेरे से होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो सेल्फ डाउट जो है वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को नहीं मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम मेंस लिखोगे ना वो नहीं रहता है। आप अपना ये देखोगे ना कि आपका जो कुशन होता है, रिस्क का कुशन, वो आपके लिए ज़्यादा होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे होते हो, ठीक है, आपके पास में ज़्यादा खोने को कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल फियरलेस अप्रोच के साथ में मेंस को अप्रोच करते हो। आपके माइंड में कोई डायग्राम आ गया, आप बिल्कुल बिना डरे उस डायग्राम को यूज़ कर लेते हो। जबकि वही जो अपना तीसरा चौथा मेंस लिख रहा होगा वो सेल्फ डाउट में होता है, ठीक है। उसको लगता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो अपने आप को बहुत अंडर प्रेशर कर लेता है। बट यही प्रेशर इस व्यक्ति के पास में नहीं होता, इस एस्पिरेंट के पास में नहीं होता जो अपना फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहा होता है। और यही कारण है कि वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करता है अपने आंसर्स में। वो फियरलेस अप्रोच उसको क्लैरिटी देता है उसके आंसर में और ये उसको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करता है। और जब आप इसके इम्पोर्टेंस को ओवरलुक करोगे, निग्लेक्ट करोगे, तो कहीं न कहीं आप मेंस के लूप का शिकार बन जाओगे। और ये क्यों काम करता है ऐसे? क्योंकि यहाँ पर एक डनिंग-क्रगर एक इफ़ेक्ट काम करता है। डनिंग-क्रगर इफ़ेक्ट। यानी आपने एक बार प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है? उसके बाद आपको लगता है कि मेंस में बिल्कुल मतलब एक केयरलेस अप्रोच होता है आपका कि ठीक है, हाँ, कर लेंगे, मेंस ही तो है, हाँ, कर लेंगे, मेंस ही तो है। बट ये समझ नहीं रहे हैं, मेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है पूरे यूपीएससी की जर्नी में। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस आपका एक्चुअल में आपको बताता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। होगा भी तो किस रैंक पे होगा। क्योंकि इंटरव्यू भी कंपनसेट किया जा सकता है अगर आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म कर दिया। डनिंग क्रगर इफेक्ट आपके माइंड में एक ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। बट यहाँ पर आपको मेंस का इंपॉर्टेंस रियलाइज होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें इस मेंस के लूप से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना है। अदरवाइज आप साल दर साल क्या होगा, आप मेंस के लूप में फंसे रह जाओगे और ये ज़्यादा खतरनाक है प्रीलिम्स के लूप से। तो मेंस के लूप को हम समझें इससे पहले हम लोग सृजन की बात करते हैं। सृजन बेसिकली डिजाइन ही मेंस के बच्चों के लिए किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जो कंटेंट का जो फ्रेमवर्क होगा वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि आप डायरेक्टली उसको आंसर में लिख सकते हो।
क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि आपके पास है मात्र 65 डेज है। इस 65 डेज में आपको अपने कंटेंट को मेंस के अकॉर्डिंग ढालना, ठीक है, आपको आंसर राइटिंग करना, फिर आपको टेस्ट लिखना। इसमें जो बच्चा है पूरी तरीके से स्ट्रेस्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऐसे केस में क्या होगा कि हम सृजन बेस में आपको जो कंटेंट ऐसे प्रोवाइड करेंगे जो आप सीधे मेंस में लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से जीएस 1 2 3 के क्लासेस दी जाएंगी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जीएस 1 2 3 तीनों में थीम एरिया होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जीएस 3 देखोगे तो वहां पे इरिगेशन का टॉपिक है, लगातार न्यूज में आ रहा है, एग्रीकल्चर भी आपको आ रहा है। तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार से ऑर्गेनाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि थीम एरियाज को जैसे आप क्लासेस देखोगे उसी प्रकार से आप आंसर डायरेक्टली लिख पाओगे। फिर आप एथिक्स की क्लास मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। कई बच्चों में देखा गया है कि अपना पहला आंसर लिखते हैं या कई बार हेजिटेट फील करते हैं, ठीक है। तो जब आप लाइव आंसर लिखोगे तो उसी समय आप अपने आंसर को देख सकते हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन में और क्या सोच सकता था, मैं अपने कंक्लूजन में और अच्छा क्या लिख सकता था। तो वहीं पे आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर है आपका टेस्ट और मेंटरशिप। ये मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मेंस का, मतलब सृजन का। यहाँ पर 65 डेज में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में आंसर राइटिंग पे होना है। तो यहाँ पर जो मेंटर होगा वो आपको ट्रैक पे रखेगा, क्योंकि आप जब भी ऐसा लगेगा कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कंटेंट में, आंसर राइटिंग में या रिवीजन में, तो एक मेंटर होगा जो आपको डेडिकेटेड रहेगा आपको हेल्प करने के लिए मेंस में। क्योंकि लास्ट ईयर में हमने देखा कि सृजन से टोटल 192 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इवन जो मेंस क्लियर करा बच्चों ने उनका था 549 बच्चों ने मेंस क्लियर किया था, जिसमें से 192 ने फाइनल सिलेक्शन लिया। और सब ने एक बात बोली कि सृजन ने एक्चुअल में उनकी हेल्प करी, क्योंकि 65 डेज में अपना पूरी चीज़ों को संभालना तो बेहतर होता है कि एक मेंटर रहे जो आपको हेल्प करे, ठीक है, आपके साथ में वो बताए कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, और आपका जो फोकस है वो एग्जीक्यूशन पर रहे। कुल मिला के 65 डेज में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और इस सीजन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस क्यूआर कोड का अगर आप स्कैन करोगे तो आप सीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं हमारे मेंस लूप की ओर। क्योंकि क्या होता है, प्रिलिम्स का जो लूप होता है वो आपको केवल 1 साल का लॉस देता है, 1 साल का आपको रीसेट करवाता है, जबकि ये अच्छी चीज है। कैसे अच्छी चीज है, क्योंकि आप ये देखो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं आप मई में देते हो, ठीक है। उसके बाद में इस मई का जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो आपको जून में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आपको पता चल गया कि आपका नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो इस जून से लेके अगले मई तक आपके पास में पूरा 1 साल होता है अपने आप को रीसेट करने का। अगर आपके नोट्स नहीं है तो आप अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हो। पॉलिटी में अगर कुछ चैप्टर छूट गए हैं तो आप वो कवर कर सकते हो। आंसर राइटिंग में कोई कमी है तो आप वो कर सकते हो। ऑप्शनल में अगर कोई नई बुक पढ़नी है तो आप वो कर सकते हो। ये सारा काम आप इस 1 साल में आप आराम से कर सकते हो, जो आपके ज़्यादा चांसेस क्रिएट करेगा अगले साल सिलेक्शन में। बट ये जो व्यक्ति होता है जो एक मेंस के लूप में फंसा होता है, उसके लिए सिचुएशन वर्स हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पर्सन है अपना मेंस कब लिखेगा, अगस्त में, ठीक है। अगस्त में जब उसने मेंस लिखा तो इसका जो रिजल्ट आता है वो अमूमन जो आता है दिसंबर में आता है। अब देखो यहाँ पर जब दिसंबर में उसको रिजल्ट आया, उसको पता चला कि उसका एग्जाम नहीं निकला, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको बुरा लगता है, क्योंकि मेंस देने के बाद में उसको उम्मीद होती है कि उसका हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आप एग्जाम देके आते हो, ठीक है। आपने देखा मेरे 50-60 सही हो रहे तो आपको उम्मीद आती है, और नहीं हो रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका नहीं हुआ। मतलब आप खुद से चेक कर लेते हो कि होगा या नहीं होगा। बट इस व्यक्ति के पास में, इस एस्पिरेंट के पास में वो चॉइस नहीं होती, क्योंकि मेन सब्जेक्टिव होता है। आपको लगा कि आपने आंसर की डिमांड मीट करी, बट कहीं ना कहीं वो नहीं हुई, क्लिक नहीं हुआ, ऑप्शनल आपका क्लिक नहीं हुआ या इससे आपका क्लिक नहीं हुआ, ठीक है। किसी को नहीं पता क्या होता है जब तक कि फाइनल मार्क्स ना आ जाए। फाइनल मार्क्स कब आते हैं, जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, मई मंथ में आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप क्या कर रहे होंगे, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो जब दिसंबर में आपका रिजल्ट आया, ठीक है, 10-15 दिन का आपने शौक भी मना लिया, फाइनली क्या आ गया, जनवरी फरवरी। अब आप याद करो जनवरी फरवरी में जो प्रीलिम्स की जो हीट है वो आप फील करने लगोगे। जब बच्चे आपके साथ वाले जो पढ़ते होंगे ना, वो मार्केट से क्या लाएंगे, टेस्ट सीरीज खरीद के लाएंगे, अपने फैक्ट की ओर ध्यान देंगे, तब यहाँ पर आप प्रीलिम्स पे आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइप से प्रीलिम्स आ रहा है वो डाइसी होता है, ठीक है। कोई भी आज प्रीलिम्स को लाइटली नहीं ले सकता है। जिस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पेपर सेट करी 2023 से, प्रीलिम्स अब कहीं से भी ईजी नहीं रहा। तो जनवरी फरवरी से जो मोस्टली जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको कभी वो मौका मिलता ही नहीं जहाँ पर आप अपने मेंस के पार्ट को इम्प्रूव कर सको, अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक रीसेट कर सको कि चलो ठीक है, मेरा ऑप्शनल काम नहीं कर रहा, मैं नया ऑप्शनल बदल के देख लेता हूँ। तो वो मौका आपको नहीं मिलना है, ठीक है? या आपको लग रहा है कि मेरा एथिक्स काम नहीं कर रहा है, तो मैं 15-20 दिन अच्छे से एथिक्स पढ़ लूँ, वो आपको मौका नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर एक तो 3 साल का प्रिज़न आपको देखने को मिलता है। कैसे? पहला, जो आपने पिछले साल पढ़ाई करी, वो टाइम आपका चला गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि फिर से आना है। इस साल आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस आप फेल हो गए, तो ये साल भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। बट अगर आप यहाँ प्रीलिम्स फेल करते हो तो आप अगले साल उसको इम्प्रूवमेंट देके अच्छा रिजल्ट निकाल सकते थे। वो नेक्स्ट ईयर वाला भी आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका नहीं मिला। तो पूरे 3 साल आपके स्टेक पे हैं। इसे ही कहते हैं कि यहाँ पर एक और फैक्टर है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अगर आपने इस मेंस के लूप को ब्रेक नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी। आपके 3 साल खराब होंगे, 3 साल आपको पूरी प्रोसेस में फिर से लगना पड़ेगा, आपकी मेहनत खराब जाएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगेगा, ठीक है? कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी जो है वो आपको परेशान कर सकती है, ठीक है? जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और प्रेशर का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो वो आपको समझना होगा कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, इसी 65 डेज़ में अपना मेंस का पूरा जान लगा दो और यहाँ पर मेंस के लूप से अपने आप को बचाओ। तो मेंस का लूप बेसिकली हम समझ गए कि क्या है और उससे होने वाले नुकसान को भी हमने समझ लिया। तो अब हमें यह समझना है कि मेंस का लूप आखिर काम कैसे करता है, मतलब क्या होता है मेंस का लूप, क्यों होता है? तो मेंस का लूप का अगर आप सबसे बड़ा कारण देखोगे तो जनरली जब रिजल्ट आता है, जो शेड्यूल होता है उसका अपना शेड्यूल होता है। अगर आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा लोगे तो मल्टीपल शेड्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, हर अगर टेस्ट सीरीज शेड्यूल को फॉलो करने लग गए तो आपका अपना शेड्यूल ओवरलुक हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहीं भी आप अपने आप को एक फेयर चांस नहीं दोगे इस मेंस में। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही शेड्यूल को फॉलो नहीं करते। वो अभी जैसे मान लो पेपर 1 का टेस्ट हुआ, हिस्ट्री का टेस्ट हुआ, तो वो जब तक पूरा हिस्ट्री कवर नहीं कर लेते तब तक वो टेस्ट देने नहीं जाएँगे। मतलब वो पाइल अप करते जाएँगे कि हाँ ठीक है, पहले पूरा हो जाए उसके बाद मैं करूँगा। तो उससे होगा क्या? वो लास्ट में सारे टेस्ट पाइल अप हो जाएँगे, अपने आप को लिख ही नहीं पाएगा सारे टेस्ट वो, ठीक है? उससे क्या होगा कि उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी और मेंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या रखना होता है, एक मिडिल पाथ अपनाना होता है कि जो भी टेस्ट सीरीज हो, ठीक है? पहले तो आप एक टेस्ट सीरीज लोगे, ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं कि आपने टेलीग्राम से भी टेस्ट सीरीज ले ली, आपने इधर से भी टेस्ट सीरीज ले ली, नहीं। कोई भी एक मार्केट से टेस्ट सीरीज ली, अपना शेड्यूल देखा, उसके हिसाब से उसको मैच करने की कोशिश करी और बहुत हद तक नहीं भी होगी वो मैच, पर जितना हो जाए। मान लो टेस्ट सीरीज में 2 टॉपिक है, एक आपका गवर्नेंस और आईआर, बट आपके शेड्यूल में भी सिर्फ गवर्नेंस ही हुआ है, तो आप सिर्फ गवर्नेंस वाला पार्ट लिखो, बाकी आईआर के क्वेश्चंस में आप खुद से लिखने की कोशिश करो। टेस्ट सीरीज को पोस्टपोन मत करो उस शेड्यूल को, उसको और लिखने करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मकसद ही यही होता है कि आपको प्रिपेयर्ड करना, ठीक है? आपको उस अपने आप को इतना ट्रेंड कर देना कि अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा अनसर्टेन हो या अननोन टेरिटरी से आ रहा हो, तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है? उसको क्वेश्चन की डिमांड को आप कैसे पता करोगे, उसको मीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? जो आपका लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड कंटेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसको आप कैसे अच्छे से प्रेज़ेंट करोगे ताकि डिमांड जो है क्वेश्चन की वो मीट हो जाए। तो ये टेस्ट सीरीज का एक्चुअल यूज़ है कि भाई आपने नहीं पढ़ा है अभी पूरा आईआर, बट फिर भी आपने प्रीवियस ईयर थोड़ा तो पढ़ा है, आपको आइडिया तो है कैसा क्या लिखना होता है। तो यहाँ पे आप अपने आप को ट्रेंड कर दोगे कि जब एक्चुअल पेपर आएगा तो आप देखोगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में शायद हमने ज़्यादा पढ़ा ना हो, बट ये टेस्ट सीरीज आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार कर चुकी होगी कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे अपने लिमिटेड नॉलेज से कैसे एक अच्छा प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, अपना जो नॉलेज है उसको कैसे मैं ऑर्गेनिकली फ्लो में लेके आऊँगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने एक फेयर आंसर लिखा है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल यूज़ जो होगा, सही यूज़ होता है टेस्ट सीरीज का, वो करना है। तीसरा एक फैक्टर होता है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं बट राइटिंग फेज में कभी जा ही नहीं पाते या राइटिंग फेज को वो ओवरलुक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है ना, मोस्टली बच्चे सब कवर करने में लग जाते हैं। वो जीएस के सारे सब्जेक्ट, पूरा जो टॉपिक है सब कवर करेंगे, ठीक है? बट आपको समझना होगा कि इन 65 डेज़ में पूरे जीएस के सिलेबस को कवर करना इम्पॉसिबल टास्क है। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शनल अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है? जीएस के सारे टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते।
आपको ये समझना होगा कि सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। तो जो बेस्ट अप्रोच है उसके साथ आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको राइटिंग फेज़ पे भी निकलना होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप राइट करोगे उतने ज़्यादा आप अपने सिलेक्शंस के चांसेस को इम्प्रूव करोगे। ठीक है? तो जो बच्चे होते हैं फर्स्ट टाइम मेंस वो ये अपनी गलती कर देते हैं कि पढ़ने पे ज़्यादा फ़ोकस कर देते हैं। उनको ये लगता है कि पहले मैं सिलेबस पूरा कर लेता हूँ फिर मैं लिखता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। आपको साइमल्टेनियसली लिखते रहना है। आपको फर्स्ट डे से 1-2 आंसर डेली बेसिस पे लिखना है, तब जाके आप अपने आप को चांस दे पाओगे प्रीलिम्स में, क्योंकि जो बच्चे आपके साथ में बैठेंगे ना, वो ऑलरेडी अच्छा खासा आंसर लिख के आए हुए हैं। आप उनके लाइब्रेरी के जाके देखना, वो जहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने इतने आंसर लिख रखे होंगे जितने आपने 1 साल में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उनका पास इतना राइटिंग का एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि अभी से पूरा समय आप लिखोगे, बट आपको फर्स्ट डे से एटलीस्ट स्टार्ट कर देना है राइटिंग। फिर एक अगला ऑप्शन आता है कि जो ऑप्शनल पेपर को बच्चे क्या समझते हैं, गलती कर देते हैं, उनकी अप्रोच में गलती हो जाती है, क्योंकि वो जीएस तैयारी कर करके वो जीएस के अप्रोच को ऑप्शनल में लगा देते हैं। जैसे जीएस में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर वाइज आंसर लिखते हैं ना, बट जीएस में अप्रोच अलग होता है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ब्रॉड मतलब कह सकते हैं कवरेज कर रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशन आ जाए तो हमारा आंसर अच्छा लगे। बट यहाँ पर जो ऑप्शनल होता है उसकी एक डेप्थ की डिमांड होती है। यहाँ पर वो एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट होता है जिसको आपको कैटर करना ही होगा, वरना आपने देखा होगा कई बार ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में बच्चों को 150, 160, 170 ऐसे मार्क्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो गलती ये कर रहे हैं कि जीएस वाले अप्रोच को ही यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिमिटेड समय होता है तो फटाफट पढ़ लेते हैं और वही एक सामान्य सा एक रेगुलर सा आंसर लिख देते हैं, जबकि आप वहाँ पर भी अपना फोकस एरिया, जो थीम एरिया पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो आपको अपने ऑप्शनल के थीम एरियाज मिल जाएंगे। उस थीम एरियाज को अच्छे से डिटेल में कवर करो, उसको देखो। बुक, अगर बुक में कोई कंटेंट है तो वहाँ से निकाल के लाओ, बट अपने आंसर में, ऑप्शनल के आंसर्स में वो डेप्थ लेके आओ, क्योंकि ये डेप्थ अगर मिसिंग हो गई तो आपका जो मेंस है, जो चांसेस है वही कम हो गए। ठीक है? एक लास्ट फैक्टर आपका ये बनता है कि ये जो गलतियां हम लोग करते हैं, हम बार बार सेम मिस्टेक वही कर देते हैं, क्योंकि आपने पिछले मेन से कुछ सीखा नहीं होता है, तो ये जो पूरा जो साइकिल है ना, वो यहीं पे आके चला जाता है। तो ये आपको इस मेंस के लूप में नहीं फंसना है। तो करना क्या है, आपको सिंपल अप्रोच रखना है। सिंपल अप्रोच में आपका है द मेंस ट्रिनिटी। मतलब मेंस में आप अगर जितना अपना अप्रोच को सिंपल रखोगे ना, क्लियर है। तो मेंस जो ट्रिनिटी है उसमें सबसे पहले आता है आपका ईईओ ट्रिनिटी, यानी एथिक्स, एसे, ऑप्शनल। अगर आपने मेंस के बच्चों को देखा होगा जिन्होंने पहले भी क्लियर किया होगा, वो अपने अप्रोच में बहुत क्लियर होते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पर ज़्यादा मेरे चांसेस हैं क्लियर करने के, क्योंकि 80-20 रूल जो है वो यहाँ पर प्ले करता है अपना रोल, कि जब आप अपना जो आउटपुट है, ठीक है, वो 20% अगर आप कवर करोगे ना, तो 80% आप आउटपुट निकाल सकते हो। अगर आपने सिर्फ इनको अच्छे से कर लिया, एथिक्स ऐसे ऑप्शनल को, तो आप देखोगे आपने 80% अपने चांसेस को सिक्योर कर लिया है मेंस में सिलेक्शन करने के। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि पूरा जीएस को कवर जितना भी कर लो, वहाँ पे आप ज़्यादा मार्क्स को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। बट एथिक्स ऐसे ऑप्शनल आप कर आपने अपने मार्क्स इंप्रूव कर लिया, तो आप ये मान के चलो कि आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में तो हो। ठीक है, जीएस में अगर और अच्छा हो गया तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, बट सिलेक्शन होने की गारंटी तो होती है अगर आप इस ट्रिनिटी को फॉलो करते हो। एथिक्स अगर आप सिर्फ एक वीक भी अच्छे से देते हो, उसमें आपने कुछ नहीं किया, सारे टर्म्स निकाल लिए, एथिक्स के टर्म्स निकाल लिए, उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल खुद से निकाल के देख लिए, ठीक है, और उसी को आपने अप्लाई किया केस स्टडीज़ में, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस की केस स्टडी हो, या वो पवेट की हो, गवर्नेंस की हो, प्रोबिटी की हो, तो क्या होगा कि आप वहाँ पर एक्चुअल में अपने जो वैल्यूज़ हैं ना, जो टर्म्स हैं, वो आप जब डालोगे तो एक ऑथेंटिक आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर एक वीक भी आपने एथिक्स में दिया ना, तो आपके ज़्यादा चांसेस है अच्छे मार्क्स लाने के एथिक्स में। ऐसे की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बच्चे ये कर देते हैं कि वो ऐसे को जीएस का ही पार्ट समझ के चले जाते हैं कि हाँ मैंने जीएस कर लिया तो मैं ऐसे भी लिख ही लूँगा। और मोस्टली बच्चे जितनी भी बार बोल लो वो ऐसे नहीं लिख के जाते, जबकि ऐसे अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे ना ऑप्शनल में ऐसे और जीएस में, पर अगर ऐसे में आपके 100 में से कम मार्क्स आ गए तो आप बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर ऐसे का प्लीज़ 4 से 5 बार अपने घर में आंसर लिख के जाना। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो 4 से 5 एसेस लिख के जाना, क्योंकि हमें लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता है, बट ऐसे इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक फ्लो मिसिंग हो जाता है आपके आंसर में।
ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि जितना भी आपके डायमेंशंस हैं आपको एक ऑर्गेनिक फ्लो में लाना पड़ता है। ठीक है। जो ऐसे का टॉपिक होता है ना उसकी एक सर्टेन डिमांड होती है जिसको आपको समझना होता है। ठीक है। कब पॉलिटी का पार्ट आएगा, कब सोसाइटी की डायमेंशन आएगा, ये सब आप एक बार में नहीं सीखते हो। जब आप 4-5 ऐसे लिख लोगे ना तो आपके ऐसे में वो फ्लो जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, आप अपना जो कंटेंट है डंप कर दोगे ऐसे में, आपको लगेगा मैंने बहुत सारे डायमेंशन ऐड कर दिए। नहीं, जो भी डायमेंशन होता है, केस स्टडी होती है, एग्जाम्पल होती है, कोड्स होती हैं, ये सब का एक अपना फ्लो होता है, उस हिसाब से वो ऐसे में आते हैं। ठीक है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब 4 से 5 एसेस आप लिख लोगे। अदरवाइज डेली हर वीक संडे को आप जो भी पीवाईक्यूज वाले एसे हैं उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और 4 से 5 एसे तो लिख के ही जाना है। उसके बाद आता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। उसमें डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने ऑप्शनल की डेप्थ को कैटर कर लिया, समझ लिया, तो 300 प्लस अगर मार्क्स आ गए तो आपको पता है कि आप रैंक उठा रहे हो, अच्छे रैंक उठा रहे हो। तो एथिक्स, एसे और ऑप्शनल ये आपके मेन सोर्स होना चाहिए, आपका बैटल फील्ड होना चाहिए कि मेरी बैटल यहाँ पे है। बाकी जीएस में सब लड़ रहे हैं, वहां पे कोई 10-20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट ले भी लेगा तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। बट अगर आपने एथिक्स ऐसे ऑप्शनल में कवर कर लिया तो आपने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया अपनी लड़ाई में, इस मेंस की लड़ाई में। तो ये अपने लिए मेन होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल अप्रोच कि एथिक्स ऐसे ऑप्शनल मेरे लिए कोर एरिया है, इससे मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर होता है आपका एग्जीक्यूशन ओवर इंफॉर्मेशन, यानी कि आप प्लानिंग और जो भी आप करते हो ना मेंस के लिए, उस पर आप फोकस करो कि आप एग्जीक्यूशन करो। ठीक है। वर्स्ट से वर्स्ट प्लानिंग बनाओ। मेरी प्लानिंग मेंस की सबसे खराब हो सकती है बट मैं एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मेंस के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। नई नई स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं, नए नए रिसोर्सेज मार्केट में आ जाते हैं तो वो उनको कवर करने में लग जाते हैं। एक नई टेस्ट सीरीज आ जाती है तो उनको लगता है ये कवर कर लेते हैं। फिर वैल्यू एडिशन की एक बुक आ जाती है तो उनको लगता है हम लोग ये भी कर लेते हैं। नहीं, आपने जो भी 65 डेज के लिए अपना जो एक शेड्यूल, अपना जो एक प्लान जो बनाया है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। यहां से आपको सक्सेस मिलेगी, ना कि अपने लिए बेस्ट आइडियल प्लान लेके आओगे। तो जो भी प्लान बनाया है, जो भी अपने टॉपिक डिसाइड करे हैं, जो भी आपके पास में रिसोर्सेस हैं वो फाइनल है, अभी फाइनल होंगे, वहां पर आपको चेंजेस नहीं करना है। अगर आपने आईआर के लिए एक सोर्स फाइनल कर लिया तो आपको वहीं पे स्टिक करना है। भले आईआर के लिए दूसरी अच्छी बुक आ जाए मार्केट में, बट आपने जो फाइनल किया है, आपने जो पढ़ा है, उसी पे आपको स्टिक करना है, क्योंकि इस 65 डेज में आप जो एक्सपेरिमेंट है ना उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। और लास्ट में एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है द गेम ऑफ राइटिंग। मतलब मेंस इज नथिंग, मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं मेंस को क्लियर करने के। आप नहीं लिखोगे आप पीछे हो जाओगे, आप ज़्यादा लिखोगे आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि दो एस्पेक्ट है राइटिंग के। ठीक है। एक है आपका पीवाईक्यू और एक है आपका मॉक। मॉक में भी आप जो फुल लेंथ टेस्ट देते हो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो आप डेली आंसर राइटिंग करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। इवन फुल लेंथ टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली आंसर राइटिंग। आप डेली 1-2 आंसर लिखोगे ना तो आपकी जो सेंस ऑफ राइटिंग है ना वो उसमें एक इवोल्यूशन आएगा। ठीक है। आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो इन्हेंस होगी। आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा मैं ऐसे इंट्रो लिख सकता हूँ, मैं ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपना डायग्राम बना सकता हूँ। ये आपको कोई बताएगा तो नहीं करोगे, बट आप जब डेली बेसिस पे करोगे ना तो आप खुद से समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे मैं अपना फ्लो लेके आऊँगा। ठीक है। तो ये सब तब होता है जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो। तो डेली आंसर आपको 1 या 2 तो लिखना ही है। एक आप जेएस का लिख लो, एक ऑप्शनल का लिख लो, बट डेली बेसिस पे लिखना है। और फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि 3 घंटे में कैसे 20 क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है। स्पीड बहुत मैटर करती है वहाँ पे। ठीक है। आपको 2 दिन लगातार 4 पेपर सॉल्व करने हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। जब तक आप फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से नहीं लगाओगे वहाँ पर आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। तो वो प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं करनी है। और पीवाईक्यू आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। मतलब पीवाईक्यू आप सोल्व मत करो, डेली बेसिस पे पीवाईक्यू लिखो मत, बट जैसे आपने आपने पॉलिटी कवर किया तो आपने पीवाईक्यू निकाल लिया, उस पीवाईक्यू का ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ठीक है। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि पीवाईक्यू से एक तो आपका टॉपिक कवर होने लगेगा। ठीक है। और आपका एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी कि यूपीएससी क्या पूछ रही है, इसके क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कई बार बच्चे हमने देखा मेंस में वो क्या गलती कर रहे हैं, उन्होंने जैसा सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है तो जो भी उन्होंने सेकुलरिज्म में पढ़ा होता है वो डंप कर देते हैं। उन्हें क्वेश्चन की डिमांड ही समझ में नहीं आती। पर जब आप पीवाईक्यू करते हो, पीवाईक्यू की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए आ जाता है। आपको पता चल जाता है क्वेश्चन की डिमांड ये है, मेरे क्वेश्चन में कंटेंट ये आएगा। और इस
क्वेश्चन में क्या मेरा कंटेंट डेफिसिट है, वो हमें पता चल जाता है जब हम ये पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जो आंसर राइटिंग है वही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो अगर आप 10-12 घंटे का शेड्यूल कर रहे हो दिन भर का, तो आप ये मान के चलो 1 से 2 घंटे आपको आपको राइटिंग पे फोकस करना है, जिसमें से 1 घंटे आप पीवाईक्यू रख लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, बट प्रॉपर 1 घंटे में आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, प्रॉपर आंसर लिख रहे हो। तो ये हमारा सिंपल अप्रोच, जितना आप अपने अप्रोच को सिंपल रखोगे, आपके चांसेस उतने ब्राइट हो जाएंगे। तो ये था मेंस के बारे में। आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि मेंस के लूप पे हमें नहीं फँसना है, ठीक है? हमें एग्ज़ीक्यूट करना है अपने प्लान को। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।